हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ओके, अच्छे ही रहिए। तो ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस में हमने पढ़ा बनास स्पेस के बारे में कि कैसे किसी स्पेस को बनास स्पेस प्रूफ करते हैं। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी यूनिट का पार्ट है ये। हम पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसिस। वेक्टर स्पेस का कहो चाहे लीनियर स्पेस कहो, एक ही बात है। ओवर द सेम फील्ड एफ, ये दोनों वेक्टर स्पेस सेम फील्ड के ऊपर डिफाइन है। देन अ मैपिंग टी जो यू से वी में डिफाइन है, जहाँ यू डोमेन है, वी को डोमेन है, इज सेड टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, ये जो टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा कब? जब टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो टी एक्स प्लस टी वाई के, और टी एल्फा एक्स इक्वल टू हो एल्फा टी एक्स के, जहाँ जो ये एल्फा है ये एफ में बिलोंग करता है, उसे कहते हैं स्केलर। जो वेक्टर स्पेस है, जो हम उनमें जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं उन्हें कहते हैं वेक्टर्स, और फील्ड में जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं उन्हें कहते हैं स्केलर्स। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं इस तरह से कि टी एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। देखो, दोनों प्रॉपर्टी जो इसमें कंडीशन है यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, एल्फा वाली भी हो रही है और ये प्लस वाली भी हो रही है। ठीक है, कंबाइन रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो टी को कह देते हैं हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टी और होती है क्या? टी जीरो इक्वल टू जीरो ही होता है, और टी एक्स एन माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं टी एक्स एन माइनस टी एक्स। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या होता है। देखो, लेट एन एंड एन डैश बी टू नॉन लीनियर स्पेसिस विद द सेम स्केलर। ठीक है, जो एन और एन डैश है सेम स्केलर्स हैं, इन दोनों में नॉन लीनियर स्पेस हैं ये। एंड टी एन टू एन डैश बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो टी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया वो एन से एन डैश में डिफाइन किया है। ठीक है, देन टी सेड टू बी कंटिन्यूस। टी तब कंटिन्यूस कहलाएगा कब? यदि एक्स एन एक्स की ओर कन्वर्स कर रहा हो एन में, यानी कि एन में तो एक्स एन और एक्स है, तब टी एक्स एन टी एक्स की ओर कन्वर्स करना चाहिए। तो जो ये टी है ये कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ये एन है, ये एन डैश, इसमें दो एलिमेंट है एक्स एन और एक्स। ठीक है, इनके अलावा भी और हैं बट ये दोनों हम लेके चल रहे हैं, और इसमें है टी एक्स एन और टी एक्स। ठीक है, एन से एन डैश में टी हमने डिफाइन करा, तो यहाँ एक्स एन एक्स की ओर टेंड कर रहा है, यहाँ टी एक्स एन टी एक्स की ओर टेंड कर रहा है। तब ऐसा हो जाता है कि टी एक्स एन टी एक्स की ओर टेंड करे, तो जो एक टी है इसे कहते हैं हम कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आता है बाउंड्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाउंड्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब टी, जो ये टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बाउंडेड कहलाएगा कब? जब इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट, किस तरह से कि जो ये टी एक्स है इसका नॉर्म यानी नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो टी है इसे हम कह देते हैं बाउंडेड। ठीक है, जहाँ ये एक्स है ये एन से बिलोंग करता है। ओके, ये हो जाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बाउंड्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों डेफिनेशन याद रखिए, एग्जाम में पूछ ली जाती है, और जब हम थ्योरम्स करते हैं उनमें भी ये डेफिनेशन काफ़ी यूज आती है। तो देखो, एक थ्योरम है, काफ़ी ईजी थ्योरम है, MDS यूनिवर्सिटी जो कि अजमेर में है, वहाँ ये 2008 में पूछी भी गई है एग्जाम में, बट बहुत ईजी थ्योरम है, बेसिक्स ही है। देखो क्या है स्टेटमेंट, let n and n dash be two non-linear space and t n to n dash be a linear transformation, then the following condition on t are equivalent to वन अदर। इक्वलेंट से मतलब, देखो जैसे जो ए बी सी डी इसमें चार पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, इक्वलेंट का मतलब है हम ए से बी को प्रूफ कर सकते हैं, बी से ए को प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे बी से फिर सी को और सी से बी को, फिर इसी तरह से सी से डी को और डी से सी को, इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो
ए पहले देखो ए पार्ट क्या है कि अगर टी इज कंटिन्यूस, तब बी क्या प्रूफ करेंगे हम कि टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन, इन द सेंस इसका मतलब क्या है ओरिजन पे कंटिन्यूस होने का, कि एक्स एन अगर जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो जो टी एक्स एन है वो भी जीरो की ओर ही टेंड करेगा। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी एट ओरिजन। ठीक है, तो और पहले सी और डी पार्ट और देख लेते हैं, फिर प्रूफ देखेंगे इनका हम। देखो सी पार्ट क्या है कि अगर टी इज बाउंडेड, मतलब देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा के नॉर्म ऑफ एक्स। क्या तो अभी बाउंडेड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, और डी पार्ट क्या है, इफ एस इक्वल टू एक्स जहाँ नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन है इज द क्लोज यूनिट स्फीयर इन एन, देन इट्स इमेज टी एस इज बाउंडेड सेट इन एन डैश। यानी कि अगर जो ये एस है वो एन में है तो जो इसकी इमेज होगी टी एस वो बाउंडेड होगी एन डैश में। ठीक है, देखो यहाँ एक टर्म आई है क्लोज यूनिट स्फीयर। ये क्या होता है, क्लोज यूनिट स्फीयर कहो या फिर क्लोज यूनिट बॉल कहो, एक ही बात होती है। तो देखो क्लोज यूनिट बॉल होती क्या है, ये हमने रियल एनालिसिस में पढ़ी हुई है। अ क्लोज यूनिट बॉल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू वन फ्रॉम अ फिक्स सेंटर पॉइंट। ठीक है, यानी कि जो हमने रियल एनालिसिस में क्या पढ़ा था कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन है तो वो एक क्लोज यूनिट बॉल है। ठीक है, वो सेट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हम नॉर्म लीनियर स्पेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ मोड की जगह क्या आ गया नॉर्म। तो यहाँ क्या दे रखा है कि नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, इसका मतलब ये क्लोज यूनिट स्फीयर है। ऑल क्लियर। रियल एनालिसिस में मोड आता था, ये हम स्पेस नॉर्म लीनियर पढ़ रहे हैं इसलिए नॉर्म डिफाइन करेंगे यहाँ, इसलिए नॉर्म ऑफ एक्स है लेस देन इक्वल टू वन, इसका मतलब यही है कि क्लोज यूनिट स्फीयर है। ठीक है, चारों पॉइंट हो गए हमारे, अब हम प्रूफ करेंगे इनको वन बाय वन। तो देखो पहले पहले हम प्रूफ करेंगे ए और बी को, यानी पहले ए को लेके चलेंगे बी को प्रूफ करेंगे और फिर बी को हम लेकर चलेंगे और ए को प्रूफ करेंगे। तो देखो पहले लेट टी बी कंटिन्यूस, यानी ए पार्ट हमने मान लिया कि टी कंटिन्यूस है। ठीक है, टी कंटिन्यूस है इसका मतलब टी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, और टी कंटिन्यूस है ओरिजिन पर, इसका मतलब सिर्फ वो ओरिजिन पे कंटिन्यूस है। ठीक है ना, टी बी कंटिन्यूस ये फर्स्ट पार्ट है। कंटिन्यूस इसका मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन एक्स एन एक्स की ओर टेंड करेगा तो टी एक्स एन टी एक्स की ओर टेंड करेगा। अभी हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में डेफिनेशन। अब हमने माना कि एक्स एन कोई सीक्वेंस है। ठीक है, एन में किस प्रकार से है कि एक्स एन है जो वो जीरो की ओर टेंड कर रहा है। ठीक है, जब एक्स एन एक्स की ओर टेंड कर रहा था तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बाय इक्वेशन वन एक्स एन जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते टी एक्स एन टी जीरो की ओर टेंड करेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और टी जीरो अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी से जीरो होता है, सो टी एक्स एन टेंड टू जीरो। ठीक है, टी एक्स एन जीरो की ओर टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन। ठीक है, तो ये बी पार्ट यही था, तो हमने ए को लेके चले बी को प्रूफ कर दिया। अब हम लेके चलेंगे बी को और ए को प्रूफ करेंगे। तो हमने माना कि लेट टी बी आर कंटिन्यूस एट द ओरिजिन, उसके लिए भी हमने माना एक्स एन कोई सीक्वेंस है एन में सच दैट इस प्रकार की कि एक्स एन है जो वो एक्स की ओर टेंड कर रहा है। ठीक है, एक्स को एल एच एस में लिया है तो क्या हो गया एक्स एन माइनस एक्स टेंड टू जीरो। अब देखो टी हमने बताया कंटिन्यूस है ओरिजिन पे, कंटिन्यूस ओरिजिन पे इससे क्या मतलब लिखते थे हम कि यदि एक्स एन जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो जो टी एक्स एन है वो टेंड करेगा जीरो की ओर। इसका मतलब क्या है कि टी ओरिजिन पे कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर ये कम एक्स एन माइनस एक्स जीरो की ओर टेंड कर रहा है और हम कह रहे हैं टी कंटिन्यूस है ओरिजिन पर, तो इसका मतलब टी एक्स एन माइनस एक्स भी जीरो की ओर टेंड करेगा। ठीक है, टी एक्स एन माइनस टी एक्स अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सो टी एक्स को इस साइड ले जाइए, टी एक्स एन आगे टी एक्स की ओर कन्वर्स कर रहा है, जब टी एक्स एन टी एक्स की ओर कन्वर्स कर रहा है इसका मतलब क्या है टी इज कंटिन्यूस बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। सो हमने बी लेके चले थे ए को प्रूफ कर दिया, तो दोनों पार्ट हमने कर लिए ए और बी इफ एंड ओनली वाले केस। ठीक है, अब हम क्या लेके चलेंगे बी और सी को, यानी पहले बी को लेते हैं सी को प्रूफ करेंगे और फिर सी को लेंगे बी को प्रूफ करेंगे। तो देखो बी को मान के चलो कि लेट टी बी कंटिन्यूस एट द ओरिजन एंड लेट, और एक बात और मानी क्या कि यदि पॉसिबल हो तो टी बी नॉट बाउंडेड, टी बाउंडेड नहीं है ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, दैट इज देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर के सच दैट,
बाउंडेड होता है तो ही तो रियल नंबर के हम एग्जिस्ट कराते हैं, ठीक है ना। बाउंडेड की क्या थी डेफिनेशन, कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड है तो कोई के एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए नॉर्म ऑफ टी एक्स होगी, जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। देखो क्या डेफिनेशन थी कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स होगा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर बाउंडेड नहीं है, तो हम इसका मतलब क्या है कि कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा के सच दैट इस प्रकार से कि ये हो जाए नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं बाउंडेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हैंस फॉर ईच इंटीजर एंड वी कैन फाइंड अ वेक्टर एक्स एन सच दैट कि नॉर्म ऑफ टी एक्स एन ग्रेटर देन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन होगा। जब ऐसा कोई के एग्जिस्ट ही नहीं करता लेस देन इक्वल टू वाला, तो फिर कौन सा करेगा, बाउंडेड नहीं है। तो ये कब करता है, जब बाउंडेड होता है, बाउंडेड नहीं है यानी कि इसका अपोजिट, तो लेस देन इक्वल टू की जगह क्या देगा, ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, बिकॉज इक्वल टू तो बाउंडेड वाली कंडीशन के साथ है, ठीक है। तो क्या आ गया, ऐसा कोई एन होगा जिसके लिए नॉर्म ऑफ टी एक्स एन ग्रेटर देन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन होगा, ठीक है। अब क्या करा हमने, नॉर्म ये एन नॉर्म ऑफ एक्स एन का डिवाइड कर दिया, सो 1/n नॉर्म ऑफ एक्स एन नॉर्म ऑफ टी एक्स एन ग्रेटर देन 1, ठीक है। जो ये एन नॉर्म ऑफ एक्स एन है उसको अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एन है, ये कोई नंबर आएगा, कोई स्केलर आएगा, और नॉर्म ऑफ एक्स एन, नॉर्म हमेशा कोई ना कोई नंबर आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट, कोई ना कोई स्केलर, सो इसको भी हम अंदर ले जा सकते हैं नॉर्म के। सो नॉर्म ऑफ टी एक्स एन तो था ही, और एन नॉर्म ऑफ एक्स एन को इसके साथ लिख के पूरे पे लगा दिया हमने नॉर्म, ठीक है, ओके, ग्रेटर देन 1। अब हमने क्या करा कि नॉर्म ऑफ टी एक्स एन अपॉन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन कैसे करा, देखो ये प्रॉपर्टी होती है नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, ये हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था जब हम नॉन लीनियर स्पेस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा कोई ना कोई स्केलर होता है तो वो मोड में आ जाता है, यानी कि नॉर्म से बाहर। तो देखो ये जो एन नॉर्म ऑफ एक्स एन है, ठीक है, ठीक है। देखो ये वाला नॉर्म है ना, गलत लगा दिया हमने, ये नॉर्म कोई नहीं, ये लगा तो रखा है यहाँ पे नॉर्म, ये नहीं आएगा, गलती से हो गया, मैंने ये वाला ध्यान नहीं दिया, यहाँ भी तो नॉर्म लगा तो हुआ है। तो देखो वही नॉर्म ऑफ टी एक्स एन और ये अपॉन में एन नॉर्म ऑफ एक्स एन, ठीक है। अब देखो हाँ, एन नॉर्म ऑफ एक्स एन इस प्रॉपर्टी से अंदर जा सकता है कि ये एल्फा जो मोड में आता है, यानी कि नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ एक्स होता है, तो ये नॉर्म में कंप्लीट लिख लिया हमने, इसके अंदर ले गए, यानी कि टी तो बाहर, और एक्स एन अपॉन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन, और फिर ये वाला जो नॉर्म है ये कंप्लीट लग गया। क्यों, इसको हम लिख सकते, ये तो पूरा एक कांस्टेंट ही तो है, लाइक एज अल्फा, तो इसको अल्फा की तरह हम बाहर ले सकते हैं नॉर्म से, ठीक है। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी से हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये समझ आया ना, हमने यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और दिस दोनों प्रॉपर्टी का, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तभी तो एन नॉर्म ऑफ एक्स एन टी से बाहर आ सकता है। ये तो सिर्फ नॉर्म के लिए है कि नॉर्म से बाहर आता है अल्फा, टी के लिए भी तो कुछ बताओ, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसीलिए अल्फा इससे भी तो बाहर आ सकता है, इसीलिए कंप्लीट बाहर आ सकता है इस वाली नॉर्म से, क्योंकि अभी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या पढ़ा था कि टी अल्फा एक्स इक्वल टू होता है अल्फा टी एक्स, यानी कि अल्फा ये बाहर आ जाता है ना, तो इसीलिए दोनों यहाँ लिखी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो ये है ना एक्स एन अपॉन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन, इसको हमने मान लिया वाई एन, ठीक है। और ये बात ध्यान रखो, ये इक्वेशन सेकंड है, आगे यूज आएगी। तो देखो इसको मान लिया हमने वाई एन, तो ये क्या होगा, नॉर्म ऑफ टी वाई एन ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हमने निकाला नॉर्म ऑफ वाई एन, क्या होगा, पूरे का नॉर्म ले लो, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स एन, और एन का तो नॉर्म लेंगे नहीं क्योंकि ये तो कोई कांस्टेंट स्केलर है, और नॉर्म ऑफ एक्स एन चल ही रहा है तो नॉर्म का नॉर्म लेने से कोई मतलब नहीं है, तो ये नॉर्म ऑफ एक्स एन सिंपल, तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा 1/n। ये कब, ये 10 to 0 करेगा जब एन इन्फिनिटी की ओर होगा, ठीक है। यही हम लेकर करते हैं हमेशा, अब तक यही करते आ रहे हैं, सभी लेक्चर्स में हमने यही पढ़ा है कि एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/n 0 की ओर टेन करेगा। जब ये 0 की ओर टेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ वाई एन 0 की ओर टेन करेगा, मतलब नॉर्म ऑफ वाई एन 0 की ओर टेन करेगा, तो इसका मतलब वाई एन 0 की ओर टेन करेगा। बट हमने माना था टी वाई एन 0 की ओर टेन कर रहा है, ठीक है। सिंस
नॉर्म ऑफ टी वाई एन ग्रेटर देन 1। अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया था ना कि नॉर्म ऑफ टी वाई एन ग्रेटर देन 1 है। टी वाई एन जीरो की ओर टेन क्यों करेगा? जब वाई एन जीरो की ओर टेन कर रहा है, हमने बोला है जो टी है वो कंटिन्यूस है ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या था कि जब जो ये एक्स एन है जीरो की ओर टेन करेगा, तो जो ये टी ऑफ एक्स एन है ये भी जीरो की ओर टेन करेगा। और यहाँ हम बोल रहे हैं वाई एन जीरो की ओर टेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टी वाई एन भी जीरो की ओर टेन करेगा। लेकिन ये हमने अभी ऊपर निकाला है कि टी ऑफ वाई एन, नॉर्म ऑफ टी वाई एन ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ हम कह रहे हैं यहाँ हम कह रहे हैं टी वाई एन जीरो की ओर टेन कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल? यहाँ तो तुम कह रहे हो एक से बड़ा, यहाँ कह रहे हो नहीं जीरो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। और इसका मतलब क्या है कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, बट हमारा आ रहा है ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि टी इज नॉट कंटिन्यूस एट द ओरिजिन, ठीक है, विच इज कंट्राडिक्शन। ऐसा तो है ही नहीं, हमारा आ तो ये रहा है लेकिन कंटिन्यूस तो हम, इससे क्या पता लग रहा है कि कंटिन्यूस नहीं है ओरिजिन पे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम मान के चल रहे थे, देखो, लेट टी बी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब विच इज कंट्राडिक्शन ऑन टू आवर एंजम्पशन, सो दैट टी इज मस्ट बी बाउंडेड। समझ आया? ये तो हमारे जो हमने कंटिन्यूस माना था उसका कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन आया क्यों? क्योंकि हम मान के चले थे कि टी इज नॉट बाउंडेड, हम मान के चले थे टी बी नॉट बाउंडेड, ये हमने कंट्राडिक्शन से प्रूफ करा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया? हमारे एजम्पशन के विपरीत आ गई बात, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि सो दैट टी मस्ट बी बाउंडेड, तो हमने टी को बाउंडेड प्रूफ कर दिया। यही हमारी सी था कि टी को बाउंडेड प्रूफ करिए, यही था ना सी। देखिए टी इज बाउंडेड, सो बी को लेके चले, सी को प्रूफ कर दिया। अब हम लेके चलेंगे सी को और प्रूफ करेंगे बी को। तो देखो, नाउ लेट टी बी बी बाउंडेड, टी को बाउंडेड मान के चला है। बाउंडेड इसका मतलब एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा के नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हमने बोला थर्ड इक्वेशन। हमने कोई सीक्वेंस माना एक्स एन, एन में किस तरह से कि एक्स एन जीरो की ओर टेन कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक्स एन जीरो की ओर टेन कर रहा है, तो नॉर्म ऑफ, दोनों तरफ नॉर्म ले लिया, तो नॉर्म ऑफ एक्स एन नॉर्म ऑफ जीरो की ओर टेन कर रहा है, और नॉर्म ऑफ जीरो का मतलब क्या है? जीरो, ठीक है। अब देखो, जब नॉर्म ऑफ एक्स एन जीरो की ओर टेन कर रहा है, तो नॉर्म ऑफ टी एक्स एन भी जीरो की ओर टेन करेगा। क्यों करेगा? तो देखो, अब पहली बात तो ये समझ आई, एक्स एन एक्स की ओर करता है तो नॉर्म ऑफ एक्स एन नॉर्म ऑफ एक्स की ओर करता है, इससे तो हमने ये बात लिख दी, ठीक है। अब टी क्या? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्या है कि जब नॉर्म ऑफ एक्स एन जीरो की ओर कर रहा है तो नॉर्म ऑफ टी एक्स एन भी जीरो की ओर टेन करेगा, ठीक है। जब नॉर्म जीरो की ओर टेन कर रहा है तो ये तो नॉर्म की प्रॉपर्टी थी, सेकेंड प्रॉपर्टी नॉर्म की बाय एन टू, कि अंदर वाला पार्ट भी जीरो की ओर टेन करेगा, सो टी एक्स एन भी जीरो की ओर टेन कर रहा है। जब एक्स एन जीरो की ओर टेन कर रहा है, ये लेके चल रहे थे, टी एक्स एन जीरो की ओर टेन करा दिया। इसका मतलब क्या है कि टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन, यही प्रूफ करते हैं हम ओरिजिन के लिए। सो बी और सी वाला भी पार्ट हो गया। अब बचा सी और डी वाला पार्ट, तो देखो सी और डी वाला पार्ट, सी इफ एंड ओनली इफ डी। तो देखो सी क्या था कि टी बी बाउंडेड है, तो हम सी वाला पार्ट मान के चल रहे हैं कि टी बाउंडेड है। बाउंडेड है इसका मतलब नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स, जहाँ एक्स एन से बिलोंग करता है। और एक बात और मानी कि एक्स है जो एस में बिलोंग करता है, क्योंकि डी में हमारा क्या था? एस माना था ना हमने। एस में ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी नॉर्म 1 से कम है। देखो एस में क्या था कि एक्स है जिसमें नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, और इसको प्रूफ क्या करना है इसमें कि टी ऑफ एस बाउंडेड होगा एन डैश में, ठीक है। तो देखो अब एक्स हमने एस में माना, तो इसका मतलब क्या है? नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। अब नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, एक्स की 1, तो क्या आ जाएगा? नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के, इसका मतलब है कि टी एस इज बाउंडेड सेट इन एन डैश। क्योंकि बाउंडेड के लिए हम रियल एनालिसिस में क्या पढ़ते थे कि कोई भी सेट बाउंडेड कैसे होता था? जैसे ए कोई सेट है, ठीक है, इसको अगर यहाँ से ऐसे कर देते थे कि ये कोई के है, ये कोई के डैश है, इस तरह से तो करते थे बाउंडेड प्रूफ, है ना।
तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के। अब तुम सोच रहोगे ये हमारा पार्ट तो है ही नहीं, तो हमेशा ध्यान रखो नॉर्म हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने अच्छे से समझाया था कि किसी की भी नॉर्म की नॉर्म ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। टी ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स जीरो से तो बड़ी है और के से छोटी है, तो यही नहीं हो कि यहाँ के डैश क्या हो गया जीरो और के क्या हो गया के है ही। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक्स क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी है एन में, जिसके लिए हाँ एक्स एन में भी है और क्या है एस एक्स एस में भी है। तो एस में है आर्बिट्रेरी है कोई भी एक्स, यानी और हमने ये बात प्रूफ कर दी, इसका मतलब पूरे एस के लिए बात होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टी ऑफ एस बाउंडेड है सेट है इन एन डैश। ठीक है, अब जब एस एन में था, एस किसका है एन का ही तो इस सबसेट है, तो उसकी इमेज क्या आएगी एन डैश में, क्योंकि टी हमने डिफाइन कहाँ किया है एन से एन डैश में, तो टी ऑफ एस कहाँ आएगा एन डैश में, इसीलिए लिखा है इन एन डैश। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि टी एस बाउंडेड सेट है एन डैश में, प्रूफ कर दिया। अब देखो हम डी वाला पार्ट मान के चलेंगे कि लेट टी एस बी बाउंडेड सेट। बाउंडेड है इसका मतलब कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के, यही एज इट इज लिख लिया। जीरो वाला मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझाने के लिए लिखा है, सब अंडरस्टूड है कि नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। सो नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के, जहाँ एक्स का बिलोंग कर रहा है एस में। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे एक बार तो कि एक्स जीरो है और एक बार लेके चलेंगे एक्स जीरो नहीं है। तो देखो पहले हमने लेके चले कि एक्स जीरो है। ठीक है, एक्स जीरो है तो टी ऑफ एक्स जीरो होगा, बिल्कुल होगा, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है कि टी जीरो इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि जब यहाँ जीरो होगा यानी कि एक्स जीरो होगा, ये लेके चल रहे हैं कि एक्स जीरो, इसका मतलब टी एक्स जीरो होगा। सो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो क्या हम जीरो बराबर जीरो लिख सकते हैं, जीरो बराबर जीरो नॉर्मल सा है। सो इसकी जगह एक्स लिख दिया, इसकी जगह टी एक्स लिख दिया, दोनों तरफ नॉर्म ले लिया, नॉर्म ऑफ टी एक्स और यहाँ नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ इक्वल टू भी और लेस देन भी है। जब हम कोई भी चीज़ ऐसे लिखते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है या तो ए और बी बराबर हो या फिर ए लेस देन बी हो, कोई भी एक बात फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल वाली बात फॉलो हो रही है, सो हमने यहाँ लेस देन इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, अब के से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ करानी क्यों, टी एक्स वैसे भी तो जीरो है, वैसे भी यहाँ जीरो ही है, तो हमें करना क्या है, हमें ये प्रूफ करना है, इसलिए हम अपने मर्जी से करते चल रहे हैं जैसा हम चाहते हैं कि लेस देन इक्वल टू लगा दिया, लगाने को तो ग्रेटर देन भी लगा सकते थे, लेकिन हम लेस देन ही हमें प्रूफ करना है, तो उस तरह से लेके चलते हैं। ये बात ध्यान रखिए, मॉड्यूलेशन होता है ये मैथमेटिक्स में। तो नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के यहाँ पे लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो अब हम लेके चल रहे हैं वो वाला पार्ट कि एक्स जीरो के बराबर नहीं है। क्या है ये कि इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, सो तब हमने माना कि कोई एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एस में बिलोंग करेगी। एस में कैसा एलिमेंट बिलोंग करते हैं, जिनकी नॉर्म लेस देन इक्वल टू वन हो। तो ये देखो यही लिखा है कि एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स की नॉर्म इक्वल टू वन लिखा है, यहाँ मैंने बताया ना अभी, या तो यहाँ इक्वल वाला साइन फॉलो होना चाहिए या फिर लेस देन वाला, तो हमने यहाँ सिर्फ इक्वल वाला साइन ले लिया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू भी ले सकते थे लेकिन सिर्फ इक्वल वाला साइन लिया है, यानी कि इसकी नॉर्म क्या है वन। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करा कि टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स, देखो जो ये एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स है वैल्यू क्या रखी है यहाँ पर, कि यहाँ पर तो हम x मान के चल रहे थे कोई s में, अब हमने माना इस टाइप का एलिमेंट, तो यहाँ पर x की जगह x अपॉन नॉर्म ऑफ x लिख दिया। सो क्या आ गया नॉर्म ऑफ t, x की जगह x अपॉन नॉर्म ऑफ x, नॉर्म लेस देन इक्वल टू k, इसलिए लिख रखा है बाय फिफ्थ। ठीक है, इस इक्वेशन से। ठीक है, अरे ये समझ गए ना, इसका मतलब क्या है कि जब x बराबर जीरो है तो हमने प्रूफ कर दिया कि t बाउंडेड है, यही बाउंडेडनेस की डेफिनेशन होती है ना, तो यही बताई थी मैं कि इस तरह से जो हमें प्रूफ करना है वो हम लेते चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि बाउंडेड है, अब प्रूफ करेंगे कि जब जीरो के बराबर नहीं है एक्स तब बाउंडेड। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया दिस। ठीक है, अब देखो भाई नॉर्म ऑफ एक्स को हमने बाहर ले लिया टी से, क्यों, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हम पढ़ चुके हैं। नॉर्म ऑफ एक्स क्या है, कोई भी क्वांटिटी आएगी कोई भी एक नंबर आएगा, यानी कि अल्फा की तरह बिहेव करेगा कोई भी कांस्टेंट, और अल्फा टी से बाहर आ जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि टी अल्फा एक्स इक्वल टू होता है अल्फा टी एक्स, होता है ना।
टी अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स। तो इसी तरह अल्फा की तरह बिहेव करेगा, इसलिए नॉर्म ऑफ एक्स टी से बाहर आ गया। सो टी ऑफ एक्स यहाँ बच गया और नॉर्म पूरे का चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो इसको भी नॉर्म ऑफ एक्स है, इस नॉर्म से बाहर ले सकते हैं। अब नॉर्म की डेफिनेशन से नॉर्म भी तो यही कहता है ना, एक चीज़ कितनी बार पढ़ चुके हैं। देखो नॉर्म क्या कहता है कि नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, यही होता है ना। ये अलग है, ये अब बताया है, यही होता है ना कि नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। तो एल्फा की तरह बिहेव करेगा, ये कोई भी क्वांटिटी है तो इसीलिए नॉर्म से बाहर आ गया। तो 1 अपॉन नॉर्म एक्स नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बचा के। ठीक है, अब देखो आगे, इस नॉर्म ऑफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो क्या बचा, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स का बिलोंग कर रहा है एस में। अब ये किसकी है, दोबारा बाउंडेडनेस की डेफिनेशन। तो क्या बोल दिया हमने कि इसका मतलब क्या है, टी इज बाउंडेड। तो हमने एक्स बराबर 0 लेके भी बता दिया कि टी बाउंडेड है, नॉट इक्वल टू 0 लेके भी बता दिया बाउंडेड है। ठीक है, और ये हमें प्रूफ करना था, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। सी से डी और डी से सी, देखो सी से डी प्रूफ कर दिया, डी से सी प्रूफ कर दिया। तो हमारे इक्वलेंट का मतलब क्या समझे कि ए से बी, बी से ए, बी से सी से बी, सी से डी से सी, ये सब हमें प्रूफ करना होता है इक्वलेंट का मतलब। यानी कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में, अब देखो ये सी एस है यार, नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम्हें दे दे टी कंटिन्यूस है तो उसके बाद 4 ऑप्शन दे सकता है, ये बी वाला पॉइंट दे देगा हो सकता है, और फिर 2 कोई अदर दे दे, या हो सकता है ए से बी वाला तो तुम्हें पता लग जाएगा। अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, बोल देगा टी इज कंटिन्यूस, देन ए और बी पार्ट में जैसे तुम्हें दे देगा ये डी वाला पॉइंट कि ये बताओ कि यदि टी कंटिन्यूस है तो ये बात फॉलो होती है कि नहीं होती। तो कंफ्यूज मत हो ना, इक्विवेलेंट का मतलब हमने यही करा है, यदि ए वाली बात हमें दे रखी है तो डी वाली बात फॉलो होगी। यानी कि अगर टी कंटिन्यूस है तो जो एस अगर इस तरह से होगा तो जो टी एस है वो बाउंडेड सेट होगा एन डैश में। ठीक है, हो सकता है तुम्हें ऐसे दे दे, बी वाला पार्ट दे दे कि ओरिजिन पे कंटिन्यूस है, तो बताओ ये होगा कि नहीं होगा, तो बोल देना हाँ बिल्कुल होगा, टी एस बाउंडेड सेट होगा एन डैश में। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, इक्विवेलेंट का मतलब समझ चुके हो आप, मैं जानती हूँ। फिर भी नहीं समझो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम हो जाती है। अब देखो इस थ्योरम से हमने सीखा क्या, अगर ए और सी पार्ट को देखें तो हमने क्या सीखा है कि अगर टी कंटिन्यूस है, ये होगा ए पार्ट, सी पार्ट क्या है कि टी बाउंडेड है, यानी ए और सी को भी हम लिख सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज आती है, बहुत ज़्यादा, कि अगर टी कंटिन्यूस है तो क्या वो बाउंडेड होगा, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन बन जाती है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि टी इज बाउंडेड, यदि टी बाउंडेड है तो टी कंटिन्यूस होगा, और अगर टी कंटिन्यूस है तो टी बाउंडेड होगा। यानी कि बाउंडेड का हो चाहे कंटिन्यूस का हो एक ही बात है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वाला केस आ रहा है। यानी बाउंडेड का हो तो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का हो तो बाउंडेड, एक ही चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लीज़ प्लीज़ याद रखिए इस रिजल्ट को। ओके, तो आज हमने पढ़ा कुछ और वीडियो से अलग, अच्छा पढ़ा है, इजी पढ़ा है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसी से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो कराइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।